बादशाह अकबर को तरह तरह की कलाओं से बड़ा प्यार था। उन्हें संगीत में बहुत आनंद आता था। एक बार उन्होंने संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया। हिंदुस्तान के बेहतरीन संगीतकारों को बुलाया गया। सभी संगीतकार बड़े प्रसन्न हुए कि उन्हें हिंदुस्तान के बादशाह की ओर से अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। प्रतियोगिता वाले दिन संगीतकार आगरा के शाही दरबार में एकत्र हो गए। बादशाह अकबर के दरबार में प्रवेश किया और बोले, मैं हिंदुस्तान का बादशाह अपनी राजधानी में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप सब जानते हैं कि आप लोगों को एक संगीत प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं आप सबको इस प्रतियोगिता के सारे नियमों के बारे में बताना चाहता हूँ। यह कोई सामान्य प्रतियोगिता नहीं है। सभी प्रतियोगी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बादशाह अकबर प्रतियोगिता के विशेष नियम बताने जा रहे थे और वे सब सुनने के लिए उत्सुक थे। बादशाह अकबर ने अपनी बात आगे बढ़ाई, आप लोगों को इस प्रतियोगिता में मुझे या अन्य श्रोताओं को प्रसन्न नहीं करना है। आप सबको एक बैल को प्रसन्न करना है, जिसे कुछ ही देर बाद दरबार में लाया जाएगा। जो संगीतकार अपने संगीत से बैल का दिल जीतने में कामयाब होगा, वही प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा। अब आप लोग अपनी प्रतिभा से बैल का दिल जीत कर दिखाएं। जैसे ही बादशाह अकबर ने अपनी बात समाप्त की, वैसे ही दरबार में एक बैल ने कदम रखता। सारे प्रतियोगी ऐसा नियम सुनकर चकित रह गए थे। यह उनके जीवन का पहला अवसर था जब उन्हें अपने संगीत के बल पर एक पशु का दिल जीतना था। यह कोई आसान काम नहीं था। कुछ ही क्षणों में अकबर ने प्रतियोगिता आरंभ कर दी। सारे संगीतज्ञ एक एक करके आगे आने लगे और अपनी सबसे बेहतरीन धुन से सबका मनोरंजन करने लगे। लेकिन वे लोग बैल का मन नहीं बहला पा रहे थे। बादशाह अकबर को कुछ धुनें बहुत पसंद आई, लेकिन बैल को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन धुनों को अच्छा नहीं माना जा सकता था। सभी प्रतियोगी बैल के सामने आकर अपना संगीत प्रस्तुत करते रहे, परंतु वे जो का त्यों रहा। उसे तो जैसे इन धुनों से कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। अंत में बीरबल की बारी आई। बादशाह अकबर को पूरा यकीन था कि वे बैल को अपने संगीत से प्रभावित कर लेंगे। लेकिन मामला थोड़ा गंभीर था, क्योंकि बड़े से बड़े संगीतकारों ने हार मान ली थी। इसके अलावा बीरबल संगीत में निपुण भी नहीं थे। अकबर बोले, प्रिय बीरबल, देखें, क्या तुम हमारे बैल का मन बहला सकते हो? जहांपना, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा, बीरबल बोले। सबने यह सोचा कि अब बीरबल एक मधुर धुन सुनाएंगे, परंतु यह क्या, वह तो अपने वाद्य यंत्र से गाय के रंभाने और मच्छरों के भिन्न भिन्नाने के सुर निकालने लगे। जैसे ही बीरबल ने ऐसा करना आरंभ किया, बैल के कान खड़े हो गए और वह अपनी दुम हिलाने लगा, मानो उसे इस संगीत में बड़ा आनंद आ रहा हो। इस तरह बीरबल ने महान संगीतज्ञ के बावजूद संगीत प्रतियोगिता में जीत हासिल की और अकबर का सर गर्व से ऊंचा हो गया। संगीत प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के बाद अकबर ने बीरबल को चित्रकला के लिए एक चुनौती दी। बादशाह अकबर को चित्रकला का भी शौक था। उनके महल में सैकड़ों बहुमूल्य चित्रों का संग्रह था। से सुंदर चित्र खरीदते और इस कला को बढ़ावा देते। उन्हें संगीत और चित्रकला में बेहद आनंद आता था। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुमने संगीत प्रतियोगिता जीतकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हारे सामने जो भी चुनौती रखी जाती है, तुम उसे बहुत अच्छी तरह पूरी करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक चित्र बनाओ। अकबर की बात सुनकर अब बीरबल परेशान हो गए और बोले, जहांपना, आपसे क्षमा चाहूंगा, परंतु मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी यह चुनौती पूरी कर सकूंगा। मैं तो चित्र बनाने के लिए ब्रश तक हाथ में नहीं पकड़ सकता।
मेरे लिए यह चुनौती पूरी करना मुश्किल है। मुझे चित्र बनाना नहीं आता। बीरबल का यह जवाब सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और बोले, बीरबल, मुझे तुमसे ऐसा जवाब मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुमने मेरा सिर नीचा कर दिया। मैं तुम पर कितना दर्द करता हूँ। बीरबल ने कुछ कहना चाहा, परंतु चुप हो गए। अकबर बोले, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम चित्र बनाना जानते हो या नहीं। मैंने तुम्हें एक रूप में दिया है, अपनी कल्पना से एक सुंदर चित्र बनाकर लाओ। यह सुनकर बीरबल समझ गए कि अब उनके पास बादशाह अकबर की बात मानने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। उन्हें यह चुनौती स्वीकार करनी ही पड़ी। उन्होंने बादशाह अकबर से कहा, जहांपना, मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैंने आपकी बात काटी। मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। मुझे इस कला की बहुत जानकारी नहीं है। आत्म चित्र बनाने के लिए थोड़ा समय चाहता हूं। बादशाह अकबर ने हामी भर दी और बीरबल अपने घर चले गए। बीरबल घर जाकर सोचने लगे कि क्या चित्र बनाएं, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इस तरह पूरा एक सप्ताह बीत गया। एक सप्ताह बाद अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाकर पूछा, बीरबल, मैं यह देखना चाहता हूं कि तुमने कैसा चित्र बनाया है। जी जहांपनाह, जरूर देखें। आशा करता हूं कि आप इसे देखकर प्रसन्न होंगे, बीरबल बोले। फिर बीरबल ने एक सहायक को संकेत किया कि वह दरबार में आए। बीरबल का सहायक एक चित्र लेकर दरबार में आया, जो सफेद कपड़े से ढका था। जब कपड़ा हटाया गया तो पूरे चित्र में अकबर को सफेद और भूरे रंग के धब्बों के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया। उन्होंने गुस्से से पूछा, बीरबल, यह कैसा चित्र है। बीरबल ने कहा, जहांपना, यह घास खाती हुई गाय का चित्र है। अकबर ने पूछा, इस चित्र में गाय कहाँ है। बीरबल ने जवाब दिया, वह तो चली गई। और घास कहाँ है, अकबर ने पूछा। बीरबल ने सफाई दी, जहांपना, उसे तो गाय ने खा लिया। अकबर समझ गए कि बीरबल से जीतना वाकई कठिन है। एक दिन सुबह का समय था और बादशाह अकबर के दरबार में कार्यवाही शुरू होने वाली थी। तभी एक तेल व्यापारी ने आकर बादशाह अकबर को सलाम किया और बोला, जहांपना, मुझे आपकी मदद चाहिए। एक गांव वाला मेरा धन चुराने की कोशिश कर रहा है। बादशाह अकबर बोले, उस गांव वाले को मेरे सामने पेश करो, मैं दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही कोई फैसला करूंगा। अगली सुबह तेल व्यापारी उस गांव वाले को अपने साथ लेकर दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, यही आदमी मेरा धन चुराने की कोशिश कर रहा है। गांव वाला बोला, जहांपनाह, यह तेल व्यापारी झूठ बोल रहा है। वह पैसा तो मेरा ही है। तेल व्यापारी बोला, नहीं जहांपनाह, यह झूठ बोल रहा है। एक दिन इसने मुझसे तेल खरीदा। पहले इसने मुझे पैसे दिए और अब उन्हीं पैसों को चुराना चाहता है। गांव वाले ने कहा, जहांपनाह, मैं तो कभी इसकी दुकान पर गया ही नहीं। मैं इसके पहले से पैसे कैसे चुरा सकता हूं। वे दोनों इसी तरह दरबार में बहुत देर तक बहस करते रहे। ऐसे में बीरबल ने चिल्लाकर उन दोनों को चुप कराया। अकबर और बीरबल उनकी सारी बातें सुनने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अंततः बीरबल बोले, तुम धन से भरी थैली मुझे दे दो। फिर उन्होंने एक नौकर को पानी से भरा कटोरा लाने के लिए कहा। जब दोनों चीजें आ गई तो बीरबल ने थैली के सिक्कों को पानी में डाल दिया। सिक्कों पर लगा तेल पानी में दिखाई देने लगा। बीरबल बोले, तेल व्यापारी इस धन का स्वामी है। इस गांव वाले ने कहा है कि यह कभी तेल व्यापारी के पास गया ही नहीं, इसलिए यह पैसा तेल व्यापारी का है। यह गांव वाला सफेद झूठ बोल रहा है। सभी दरबारियों और मंत्रियों ने बीरबल के न्याय की प्रशंसा की। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने दरबार में प्रवेश किया। वह बोला, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरे खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है।
उसका कहना है कि मैंने उसके घर से एक हार चुराया है। जज ने मुझे अदालत में बुलाकर कहा, तुम्हें लोहे की एक गर्म छड़ पकड़नी होगी। अगर तुमने हार नहीं चुराया है तो तुम्हारा हाथ नहीं चलेगा। तब हम मान लेंगे कि तुमने हार नहीं चुराया। जहां पनाह, इस मामले में कृपया मेरी मदद करें। मैंने कोई चोरी नहीं की है। यह सुनकर सभी लोग दंग रह गए। जज द्वारा अपराधी का पता लगाने का यह तरीका गलत था। बीरबल ने कहा, जब जब तुम्हें लोहे की गर्म छड़ पकड़ने के लिए बोले तो उससे कहना कि वह तुम्हारे पड़ोसी की भी यही परीक्षा ले। बाकी सारी बातें वही साफ हो जाएंगी। अगले दिन उस व्यक्ति ने जज से ऐसा ही करने के लिए कहा और जज ने उसकी बात मान ली। जब पड़ोसी को भी लोहे की गर्म छड़ पकड़ने के लिए कहा गया तो उसने परीक्षा देने से साफ मना कर दिया और बोला, हो सकता है कि आर चोरी ना हुआ हो। मैं देखूंगा कि कहीं उसे रखकर भूल तो नहीं गया। मैं यह मुकदमा वापस लेता हूँ। इस प्रकार बादशाह अकबर के प्रिय बीरबल ने एक अन्य व्यक्ति के साथ होने वाले अन्याय से उसे बचा लिया। बादशाह अकबर बीरबल से हमेशा ऐसे सवाल पूछते थे जिनका उत्तर देना सबके बस की बात नहीं होती थी। सभी दरबारी उन प्रश्नों को सुनकर एक दूसरे का मुंह ताकते रहते थे, जबकि बीरबल के पास अकबर के हर प्रश्न का उत्तर पहले से तैयार होता था। अब तो सभी दरबारियों को यकीन हो गया था कि ऐसा कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता जिसका उत्तर बीरबल के पास ना हो। लेकिन बादशाह अकबर भी कहाँ कम थे। वे तरह तरह के प्रश्न खोज ही लाते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, यह तो सभी लोग जानते हैं कि तुम कितने हाजिर जवाब और चतुर हो। हम चाहते हैं कि तुम दरबार में आज फिर अपनी चतुराई साबित करके दिखाओ। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हें उसका जवाब देना है। बोलो, तैयार हो? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं जहांपना, मुझे आपके लिए ऐसा करके खुशी होगी। अकबर ने कहा, बीरबल मुझे यह बताओ कि तुम्हारी पत्नी हाथ में कितनी चूड़ियां पहनती है। बादशाह अकबर का यह प्रश्न सुनकर बीरबल चकित हो गए। उनके पास सवाल का कोई जवाब नहीं था। वे बोले, जहांपना, यह सवाल मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं यह कबूल करता हूं कि इस सवाल का जवाब नहीं जानता। बादशाह अकबर अपने प्रिय मंत्री के मुंह से यह बात सुनकर हैरान रह गए कि उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। सभी दरबारी आज तक बीरबल को सबसे चतुर और अक्लमंद व्यक्ति के रूप में देखते आए थे। अकबर हंसकर बोले, कितनी हैरानी की बात है कि मेरी सबसे समझदार और हाजिर जवाब मंत्री के पास मेरे सबसे आसान सवाल का जवाब नहीं है। क्या तुमने कभी अपनी पत्नी के हाथों में चूड़ियां नहीं देखी? वह तुम्हें रोजाना उन्हीं हाथों से भोजन परोसती है। क्या तब भी उसकी चूड़ियों की गिनती नहीं की? बीरबल बोले, महाराज, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मेरे साथ महल के बगीचे में चलना होगा। अकबर मान गए और फिर दोनों बगीचे में जा पहुंचे। अकबर बोले, बीरबल, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम्हें उन लोगों के सामने सवाल का जवाब देने में संकोच हो रहा था? बीरबल ने गंभीरता पूर्वक कहा, नहीं जहांपना, आप जो सोच रहे हैं वह बात नहीं है। कृपया आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। हम अभी सीढ़ियां चढ़कर भाग में आए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हमने अभी कितनी सीढ़ियां चढ़ी है? बादशाह अकबर उलझन में पड़ गए और कोई जवाब नहीं दे सके। बीरबल बोले, जहांपना, आप तो रोजाना बगीचे में आते हैं। आपको इस आसान सवाल का जवाब मालूम होना चाहिए। अकबर बोले, नहीं बीरबल, मैं का जवाब नहीं जानता। बीरबल ने कहा, जहांपना, मैं जानता हूं कि इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। हम रोजाना अनेक चीजें देखते हैं और काम करते हैं, लेकिन उन्हें इतना महत्व नहीं देते। हमें दूसरों से ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए।
जिनके उत्तर हमें स्वयं ना मालूम हो। बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने मान लिया कि उनके प्रश्न का कोई महत्व नहीं है। इसके बाद वे दरबार में लौट आए। एक दिन दोपहर में बीरबल बादशाह अकबर से बोले, जहांपना मुझे तो लगता है कि जल्दी मुझसे सबसे अधिक अक्लमंद हो चतुर व्यक्ति की उपाधि चलने वाली है। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल भला ऐसा कौन है जो तुम्हारा मुकाबला कर सकता है। जहांपना जिस तरह दिनों दिन आपके प्रश्न कठिन होते जा रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि कुछ समय बाद आप ही सबसे चतुर और अक्लमंद व्यक्ति कहलाएंगे। बीरबल ने कहा, हाँ 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 बीरबल, मैं यह सपना तो उसी दिन से देख रहा हूँ जब से मेरी मुलाकात तुमसे हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सपना कभी पूरा हो सकेगा। बादशाह अकबर ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर बीरबल और बाकी दरबारी भी हंसने लगे। तभी एक पहरेदार ने बादशाह को बताया कि नगर का एक बड़ा व्यापारी अपने 2 पुत्रों के साथ उनसे भेंट करना चाहता है। बादशाह अकबर ने उन्हें दरबार में बुलाने को कहा। व्यापारी अपने दोनों बेटों के साथ दरबार में आ गया। बादशाह अकबर ने व्यापारी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हारी कोई समस्या है? व्यापारी परेशान दिखाई दे रहा था। उसने कहा, जहांपना, मैं एक व्यापारी हूँ। यह दोनों मेरे बेटे हैं। इनके नाम अली और हसन है। अली बहुत चुस्त और जिम्मेदार लड़का है। यह जो भी काम करता है पूरी लगन से करता है। लेकिन हसन अपने बड़े भाई से ठीक उल्टे स्वभाव का है। इसे खेलने के सिवा दूसरा कोई काम अच्छा नहीं लगता। यह किसी भी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता। मुझे व्यापार करने के लिए प्राय एक नगर से दूसरे नगर जाना पड़ता है। दुविधा इस बात की है कि इनमें से दुकान का भार किसे दिया जाए और गोदाम की देखरेख का भार किसे सौंपा जाए। अकबर ने व्यापारी की सारी बातें गौर से सुनी और उसकी उलझन का हल निकालना चाहा, लेकिन वह कोई भी उपाय नहीं सोच सके। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, यह स्थिति देखने में बहुत सरल है, परंतु उलझी हुई है। इस बारे में तुम क्या राय दोगे? बीरबल ने उस व्यापारी की सारी बातें ध्यान से सुनी थी। उन्होंने कहा, जहांपना, आप चिंता ना करें, मैं अभी इसे हल कर देता हूं। फिर वह व्यापारी के पास जाकर बोले, मेरे दोस्त, तुम दुकान का भार हसन पर और गोदान का भार अली पर छोड़ देना चाहिए। व्यापारी बोला, बीरबल जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैंने दुकान का भार हसन पर छोड़ा तो यह मेरा सारा व्यापार ही खत्म कर देगा। मैं इसे दुकान का भार कैसे दे सकता हूँ? इससे अच्छा तो यह है कि मैं अपना सारा व्यापार अली को ही सौंप दूं। बीरबल बोले, नहीं, इस तरह तो दोनों भाइयों के बीच आपसी संबंध खराब हो जाएंगे। किसी भी व्यवसाय के लिए गोदाम बहुत मायने रखता है। अगर केवल उसी का ध्यान रखा जाए तो दुकान की पूरी देखरेख न होने पर भी व्यापार सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर गोदाम सुरक्षित हाथों में न रहा तो तुम्हारा सारा व्यापार खत्म होते देर नहीं लगेगी। इसलिए दुकान का भार हसन पर और गोदाम का अली को, यही हर हाल में बेहतर होगा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में मंत्रियों तथा दरबारियों के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी दरबान ने आकर कहा, जहांपना, बाहर 3 व्यक्ति आए हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर भेज दूं? बादशाह अकबर ने दरबान से पूछा, वे लोग कौन हैं? क्या उनके बीच कोई झगड़ा हो गया है? क्या वे किसी परेशानी में हैं? उनसे पूछकर बताओ कि वे हमसे क्यों मिलना चाहते हैं। हम अभी दरबार की कार्यवाही में बहुत व्यस्त है। दरबान बोला, नहीं जहांपना, इनमें से कोई बात नहीं है। दरअसल वे आपके शाही सलाहकार बनना चाहते हैं। दरबान की बात सुनकर अकबर चकित रह गए।
उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि किसी व्यक्ति की अक्लमंदी और चतुराई की परख कैसे की जानी चाहिए। उन्होंने दरबान से कहा, शाही सलाहकार बनने की इच्छा रखने वाले तीनों व्यक्तियों को दरबार में पेश किया जाए। तीनों व्यक्तियों ने दरबार में आकर बादशाह को सलाम किया। उनमें से एक ने कहा, जहांपना, आपने हमें दरबार में आने की अनुमति दी, आपकी बड़ी मेहरबानी है। हम आपके शाही सलाहकार बनने की इच्छा से यहाँ आए हैं। बादशाह अकबर को यह एहसास हुआ कि तीनों व्यक्ति अपनी बुद्धिमता के घमंड में चूर है। उन्होंने निर्णय किया कि वे उन्हें सबक सिखाएंगे। जय बोले, आप लोग शाही सलाहकार बनने के लिए यहाँ आए हैं, परंतु केवल आपके चाहने से ऐसा नहीं होगा। मैं आप तीनों को एक चुनौती दूंगा और उसे आप तीनों को पूरा करके दिखाना है। अब आप लोग एक रेशमी कपड़ा ले और उससे मुझे पूरी तरह ढक दें। याद रखें कि कपड़ा मुझे पूरी तरह ढक ले। फिर अकबर ने उन्हें एक रेशमी कपड़ा दिलवाया। पहले व्यक्ति ने जब बादशाह अकबर को ढकना चाहा तो उसे लगा कि वह कपड़ा तो छोटा है। उसने कपड़े को फैलाना चाहा, परंतु यह संभव नहीं हुआ। तभी दूसरा व्यक्ति आगे आया। उसने भी अपनी ओर से हर तरह से प्रयास किया, परंतु वह भी सफल नहीं हो सका। फिर तीसरे व्यक्ति की तिकड़म भी किसी काम नहीं आई। वे तीनों व्यक्ति इतना आसान सा काम भी नहीं कर सके। फिर अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह तीनों शाही सलाहकार बनना चाहते हैं, परंतु इनसे छोटा सा काम नहीं हो पाया, इस कपड़े से मुझे ढक सके। अब तुम्हें इन्हें बताना है कि यह काम कैसे किया जा सकता है। बीरबल ने बादशाह अकबर को सिंहासन पर बिठाया और बोले, जहांपनाह, जब हम सभी बैठे हुए हैं तो आपको खड़े नहीं रहना चाहिए। आप यहाँ बैठ जाएं। जब बादशाह अकबर बैठ गए तो बीरबल ने उसी कपड़े से उन्हें पूरी तरह ढक दिया। अब उन्हें सपने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। इसके पश्चात बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए उन तीनों व्यक्तियों से कहा, ऐसी बुद्धि पाना आसान नहीं होता। यह सब इतना सरल नहीं है जितना देखने में लगता है। आप लोग समझ गए होंगे कि बीरबल आज इस स्थान पर क्यों है और आप लोग क्यों नहीं हैं। वे तीनों व्यक्ति अपना सा मुंह लेकर दरबार से लौट गए और अकबर ने बीरबल को बहुत से उपहारों के साथ विदा किया। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल आम के बाग में टहल रहे थे। वे हमेशा की तरह अलग अलग विषय पर चर्चा कर रहे थे। अचानक एक तीर बादशाह अकबर के सिर के ऊपर से होता हुआ गुजर गया। यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे सोचने लगे, कोई व्यक्ति उन्हें मारने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तीर चलाने वाले को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया जाए। देर बाद दो सिपाहियों ने एक लड़के को घसीटते हुए राजा के पास ले आए, जो बहुत डरा हुआ दिखाई दे रहा था। एक सिपाही ने कहा, जहांपना, इसी लड़के ने आप पर तीर चलाया है। अकबर बोले, लड़के, तुमने हिंदुस्तान के बादशाह अकबर पर तीर चलाया है, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लड़का रोता हुआ बोला। अकबर ने अपने सिपाहियों से कहा, इसे उसी तरह मार डालो जिस तरह इसने मुझे मारना चाहा। इसे पकड़ो और इस पर तीर चलाओ। अगर यह नहीं मार पाया तो याद रखना, तुम सबको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बादशाह अकबर आज वाकई बहुत गुस्से में थे। वह लड़का जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, जहांपना, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मेरा विश्वास करें कि मैं आपको मारने का प्रयास नहीं कर रहा था। मैं तो आम के बगीचे में आम तोड़ने के लिए तीर चला रहा था, वह तीर गलती से आपकी तरफ चला गया। मुझे छोड़ दें, फिर कभी ऐसी भूल नहीं होगी। अब मैं शाही बाग में कदम तक नहीं रखूंगा। लेकिन बादशाह अकबर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने निर्दोष लड़के की फरियाद अनसुनी करके उसे मारने का आदेश दे दिया।
बीरबल जानते थे कि इसमें उस लड़के की कोई गलती नहीं है और अकबर उसे मारने का हुक्म सुनाकर उचित नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उस लड़के की जान बचाने का निर्णय किया। वे किसी के प्रति अन्याय नहीं सकते थे। तभी सिपाहियों ने लड़के को आम के पेड़ से बांध दिया। जब एक सिपाही उस पर तीर चलाने लगा तो बीरबल ने उसे रोक दिया। यह देखकर अकबर को बहुत बुरा लगा। वे बोले, बीरबल, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरे आदेश में व्यवधान डालने का प्रयास करो। इस लड़के ने हिंदुस्तान के बादशाह पर वार किया है, आखिर इसे अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। बीरबल अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए विनम्रता पूर्वक अकबर से बोले, जहांपना, आपसे माफी चाहूंगा, परंतु यह तो अन्याय है। आपने कहा कि इसे ऐसे ही मारा जाना चाहिए जैसे इसने आपको मारने की कोशिश की थी। ऐसे में सिपाही को आम के पेड़ पर निशाना लगाना चाहिए ताकि वह निशाना चुके और इस लड़के को तीर आकर लगे। तभी तो आपका आदेश पूरा होगा। बीरबल के यह शब्द सुनकर बादशाह अकबर को एहसास हो गया कि वे गुस्से में आकर एक मासूम लड़के की जान लेने जा रहे थे। उन्होंने उस लड़के की जान बख्श और उसे आमों के टोकरे के साथ विदा किया। उस दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से अकेले में बात करते हुए धन्यवाद दिया और बोले, बीरबल, तुम उन चापलूसों में से नहीं हो जो मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। आज तुम्हारी वजह से उस लड़के की जान बच गई, वरना मेरे हाथों एक बेगुनाह का खून हो जाता। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराने लगे। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वे शिकार खेलते खेलते अपनी राजधानी आगरा से बहुत दूर पहुंच गए थे। उस शाम बादशाह अकबर की चाल थोड़ी धीमी थी। बादशाह अकबर अपने कुछ दरबारियों के साथ आगे निकल आए और रास्ता भूल गए थे। दिन ढलने लगा। वे सभी जंगल से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगे। अब उन्हें भूख और प्यास भी सताने लगी थी। उनके चेहरों पर चिंता के बादल मंडरा रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें जंगल में एक रास्ता दिखाई दिया। बादशाह और उनके दरबारी तेजी से उस रास्ते की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने सोचा कि अब वे बड़े आराम से अपनी राजधानी आगरा तक जा सकते हैं। लेकिन जब वे आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह रास्ता भी दो अलग अलग रास्तों में बंट गया था। वे सभी घबरा गए और आपस में बहस करने लगे कि उन्हें किस रास्ते से जाना चाहिए। बादशाह अकबर भी परेशान हो गए थे। उन्होंने मन ही मन में सोचा, मैं यह कैसे पता लगाऊं कि राजधानी की ओर कौन सा रास्ता जाता है। मेरे साथ साथ मेरे दरबारी भी भूखे और प्यासे हैं। हमें किसी तरह शीघ्र ही अपनी राजधानी पहुंचना चाहिए। तभी उन्होंने एक नौजवान को अपनी ओर आते हुए देखा। अकबर ने उस नौजवान को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, हे नौजवान, क्या तुम जानते हो कि इनमें से कौन सा रास्ता मुझे आगरा ले जाएगा? बादशाह अकबर की बात सुनकर उस नौजवान के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। वह शक्ल से ही बड़ा होशियार दिखाई दे रहा था। उसने जवाब दिया, हुजूर, कोई भी रास्ता आपको आगरा या किसी अन्य जगह कैसे ले जा सकता है? यह सुनकर अकबर बहुत हैरान हुए। वह युवक आगे बोला, हुजूर, यह बात सभी लोग जानते हैं कि रास्ते कहीं नहीं जाते। अब अकबर को उसका मजाक समझ में आ गया और वे अपने दरबारियों के साथ मिलकर हंसने लगे। तत्पश्चात उस युवक ने बड़े आदर से कहा, हुजूर, हम लोग ही किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। रास्ते ऐसा काम नहीं कर सकते। वे तो अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। बादशाह अकबर ने स्वीकार किया कि युवक के मजाक में भी सच्चाई है। उन्होंने उस युवक से कहा, हाँ, मैं कबूल करता हूं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? युवक ने कहा, हुजूर, मेरा नाम महेश दास भट्ट है। फिर उसने बादशाह अकबर से पूछा, हुजूर,
आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। बादशाह अकबर ने गर्व से कहा, मैं हिंदुस्तान का बादशाह अकबर हूँ। फिर उन्होंने अपनी अंगूठी उसे देते हुए कहा, मेरी अंगूठी अपने पास रख लो। तुम बहुत समझदार और अनूठे युवक हो। कभी मुझसे मिलने के लिए मेरे दरबार में आना। मैं इस अंगूठी को देखते ही तुम्हें पहचान लूंगा। महेश दास भट्ट ने अंगूठी लेकर बादशाह अकबर को धन्यवाद दिया और फिर कहा, जहां पनाह, सब आपकी मेहरबानी है। बादशाह अकबर बोले, अब हमें आगरा जाने का रास्ता बता दो। हमें जल्दी से अपने महल वापस पहुंचना है। हमें पहले ही काफी देर हो चुकी है। महेश दास भट्ट ने बादशाह अकबर को तत्काल राजधानी की ओर जाने वाला रास्ता बता दिया। बहुत दिन बीत गए। महेश दास भट्ट प्राय बादशाह अकबर द्वारा दी गई सान श्री अंगूठी को उलट-पलट कर देखा करता था। वो अंगूठी अत्यंत मूल्यक थी। उसे अच्छी तरह याद था कि बादशाह अकबर ने उसे अंगूठी की निशानी दिखाकर कभी मिलने के लिए कहा था। महेश दास भट्ट पहले कभी राजधानी नहीं गया था और न ही वह वहां किसी को जानता था। परंतु एक दिन महेश दास भट्ट ने निश्चय कर लिया कि वह बादशाह अकबर से मिलने जाएगा। उसने शहर जाने के लिए अपना सामान बांधा और राजधानी आगरा के लिए रवाना हो गया। जब महेश दास भट्ट महल पर पहुंचा तो एक दरबान ने दरबार में जाने से रोक लिया। तब महेश ने उस बादशाह अकबर की दी हुई अंगूठी दिखाई और कहा, बादशाह ने कुछ दिनों पहले मुझे यह अंगूठी दी थी और कहा था कि तुम्हें जब भी फुर्सत मिले मुझसे मिलने के लिए शाही दरबार चले आना। अंगूठी देखते ही लालची दरबान का लालच जाग उठा। उसने महेश दास भट्ट से कहा, सुनो भाई, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर दरबार में जाने दूंगा। ठीक है भाई, अपनी शर्त बताओ, महेश बोला। तब दरबान ने महेश से कहा, अगर बादशाह अकबर से भेंट करने के बाद तुम्हें कोई इनाम मिला तो उसमें से आधा हिस्सा मुझे देना होगा। दरबान की यह बात सुनकर महेश दास भट्ट हैरान रह गया, लेकिन उसने लालची दरबान की शर्त मान ली। जब महेश अंदर पहुंचा तो अकबर का शाही दरबार लगा हुआ था। महेश दरबार और महल की सुंदरता देख मोहित हो उठा। सारे दरबारी अपने अपने स्थानों पर विराजमान थे। दरबार की शोभा निराली थी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? नौजवान बादशाह ने पूछा। जहां पना, मैं महेश दास भट्ट हूँ। कुछ दिनों पहले आपसे मेरी भेंट हुई थी और आपने मुझसे दरबार में आने के लिए कहा था, लेकिन बादशाह अकबर को याद नहीं आया कि उससे कहाँ भेंट हुई थी। तब महेश ने वो अंगूठी दिखाई और जंगल में रास्ता भटकने वाली सारी घटना बादशाह अकबर को याद दिलाई। वह अंगूठी देखते ही बादशाह अकबर को याद आ गया कि वे किस तरह शिकार खेलते हुए जंगल में रास्ता भटक गए थे और महेश दास भट्ट की हाजिर जवाबी के कारण उसे अपनी अंगूठी देते हुए उन्होंने शाही दरबार में आने का निमंत्रण दिया था। बादशाह अकबर महेश दास भट्ट को अपने सामने देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे महेश की हाजिर जवाबी के दीवाने हो चुके थे। उन्होंने खुश होकर कहा, जो तुम्हारे जी में आए वह इनाम मांग लो। महेश दास भट्ट को दरबान की बात अच्छी तरह याद थी। उसने कहा, जहां पना, मुझे 50 कोड़े लगवाए जाएं। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। बादशाह अकबर समझ गए कि महेश की इस बात में भी कोई राज छिपा है। अतः उन्होंने एक दरबारी से महेश की इच्छा पूरी करने को कहा। जब महेश को 25 कोड़े लग गए तो उसने दरबारी को रोक दिया। फिर उसने दरबान वाला किस्सा सबको बता दिया। यह सुनकर बादशाह अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने लालची दरबान को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब दरबान दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह अकबर ने उसे 50 कोड़े मारने और 5 साल तक कैद में रखने की सजा दी।
बादशाह अकबर ने महेश दास भट्ट की समझदारी तथा हाजिर जवाबी से खुश होकर उसे अपना दीवान बना दिया और बीरबल के नाम से पुकारने लगे। दरबान को अपने लालच का फल मिल गया और महेश दास भट्ट बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक दिन अकबर बहुत थके हुए थे और वे अपने काम से कुछ समय निकालकर कहीं विश्राम करना चाहते थे। वे बीरबल को अपने साथ बाग की सैर के लिए ले जाना चाहते थे। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं शाही बाग में कुछ समय बिताना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि तुम भी मेरे साथ चलो। आपस में बातचीत करने से मन को अच्छा महसूस होगा। बीरबल बोले, आपने ठीक कहा, जहांपना ताज़ी हवा और आपसी बातचीत से आपको आराम मिलेगा। एक खुशनुमा दिन था। मौसम सुहावना होने के कारण ठंडी हवा चल रही थी। अकबर के बाग में बहुत सुंदर फूलों के हुए थे, जिन्हें देखकर मन प्रसन्न हो जाता था। जब बादशाह अकबर और बीरबल बाग में सैर कर रहे थे, तभी अकबर अचानक कमल के एक फूल के पास ठिठक बोले, बीरबल, इस सुंदर फूल को तो देखो। यह प्रकृति माता की अनुपम देन है। क्या यह सबसे सुंदर नहीं है? धरातल प्रकृति के हाथों बनी हर चीज सुंदर होती है। तुम्हें क्या लगता है? बीरबल बोले, जहांपना, यह आवश्यक नहीं है कि केवल प्रकृति की रचना ही सबसे सुंदर हो। मनुष्य के हाथों बनी वस्तुएं भी सुंदर होती है। वे भी प्रशंसा के योग्य होती है। अकबर बीरबल की बात मानने को तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि कुदरत की कारीगरी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बीरबल से बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ, मुझे मनुष्य के हाथों बनी कोई ऐसी वस्तु दिखाओ जिसकी मैं इस फूल की तरह पर चर्चा कर सकूं। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली और एक दिन का समय मांगा। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को लेकर दरबार में आए जो मूर्तियां बनाता था। मूर्तिकार को अकबर से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। वह अपने साथ पत्थर पर तराशे गए फूलों का एक गुलदस्ता भी लाया था। उसने बादशाह को गुलदस्ता भेंट किया। गुलदस्ते में कई तरह के फूलों को बहुत खूबसूरती से तराशा गया था। चंपा, गुलाब, चमेली और गेंदे के फूलों की सुंदरता तो असली फूलों की भी मात दे रही थी। गुलदस्ता देखकर अकबर हैरान रह गए कि मनुष्य के हाथों बनी कोई वस्तु इतनी सुंदर हो सकती है। सुंदर गुलदस्ते को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और मूर्तिकार की प्रशंसा की। अकबर ने मूर्तिकार को सोने के सिक्के इनाम में दिए। उसी शाम जब माली के बेटे ने अकबर और बीरबल को बाग में सैर करते हुए देखा, तो वह बादशाह के पास पहुंचा और उन्हें एक सुंदर सा फूल उपहार स्वरूप दिया। बादशाह अकबर ने बड़ी खुशी से उसका उपहार ले लिया और उसे एक चांदी के 5 सिक्के इनाम में दिए। बीरबल पास ही खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, जहांपना, क्या आपको नहीं लगता कि कुदरत और मनुष्य दोनों के हाथों बनी चीजें सुंदर होती हैं? मैंने देखा कि आपने दोनों चीजों को सराहा है। वैसे मेरा मानना है कि इस समय आपके हाथ में जो फूल है, मूर्तिकार के गुलदस्ते में तराशे गए फूल इससे कहीं अधिक सुंदर और आकर्षक थे। बादशाह अकबर बीरबल की बात से पूरी तरह सहमत हुए और उनकी स्पष्ट सोच के लिए काफी प्रशंसा की। बादशाह अकबर और बीरबल न केवल हिंदुस्तान में बल्कि अन्य देशों में भी लोकप्रिय थे। बादशाह अकबर अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, जबकि बीरबल को लोग उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए सराहते थे। लेकिन कुछ दरबारी हमेशा यह साबित करना चाहते थे कि वह अकबर और बीरबल से कहीं बेहतर है। एक बार ईरान के बादशाह ने बादशाह अकबर और बीरबल को अपने यहां आने का न्योता दिया। ईरान के बादशाह ने भी बादशाह अकबर और बीरबल के किस्से सुने थे, हालांकि उन्हें उनके ऊपर भरोसा नहीं था। उन्होंने सोचा कि जब तक किसी बात को अपनी आंखों से ना देख लिया जाए, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वे कानों सुनी बात पर विश्वास करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने निर्णय किया कि वह बीरबल की चतुराई की परख करेंगे।
ईरान के बादशाह द्वारा भेजा गया निमंत्रण बादशाह अकबर और बीरबल ने स्वीकार कर लिया। जब वे दोनों ईरान के बादशाह के महल पहुंचे तो उनका शाही स्वागत किया गया। उन्हें बहुमूल्य रत्न, राजसी वस्त्र तथा अन्य उपहार भेंट में दिए गए। जब बादशाह अकबर और बीरबल शाही दरबार में गए तो उन्होंने देखा कि वहां 6 लोग एक साथ खड़े थे जिन्होंने ईरान के बादशाह जैसी पोशाक पहन रखी थी। अब बादशाह अकबर के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि ईरान के असली बादशाह कौन है, क्योंकि वे सभी बादशाह की पोशाक में थे। बादशाह अकबर ने उलझन भरी निगाहों से अपने मंत्री बीरबल की तरफ देखा। उन्होंने आंखों ही आंखों में बीरबल को संकेत दिया कि उन्हें ईरान के असली बादशाह का पता लगाना होगा, वरना शाही दरबार में उन दोनों का अपमान होगा। बीरबल ने बहुत बारीकी से उन व्यक्तियों को देखा और एक व्यक्ति की ओर बढ़ गए। वे उसके आगे जाकर और बोले, ईरान के बादशाह मेरा सलाम कबूल करें। वहां मौजूद सभी दरबारी हैरान हो गए। बीरबल बादशाह को पहचान लिया था, जबकि उन्होंने इससे पहले ईरान के बादशाह को कभी नहीं देखा था। अकबर ने बीरबल से कहा, मैं बड़ी उलझन में था कि असली भाषा को कैसे पहचानूं। फिर दोनों बादशाहों ने बीरबल से यह सवाल पूछा कि उन्होंने असली बादशाह को कैसे पहचान लिया। बीरबल दोनों बादशाहों से विनम्रता पूर्वक बोले, जहांपना यह पहचान करना बहुत कठिन नहीं था। मैंने सबको देखने के बाद आपको बहुत ध्यान से देखा। मैंने यह पाया कि 6 लोगों में से 5 तो आपकी ओर देख रहे हैं ताकि आपके निर्देश का पालन कर सकें। उनमें से केवल आप ही आगे की ओर देख रहे थे और आपके चेहरे से एक बादशाह का आत्मविश्वास झलक रहा था। बाकी लोगों के चेहरे पर यह भाव नहीं थे। इस तरह मैंने जान लिया कि आप ही ईरान के असली बादशाह हैं। आशा करता हूं कि आप मेरे तरफ से संतुष्ट हुए होंगे। एक और बादशाह अकबर की आंखें गर्व और प्रसन्नता से चमक उठी तो दूसरी ओर ईरान के बादशाह को बीरबल की बुद्धिमत्ता से बड़ी खुशी महसूस हुई। वे बोले, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैंने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता का नमूना अपनी आंखों से अपने दरबार में देख लिया। अब यह सुनी सुनाई बात नहीं है। ईरान के बादशाह ने बीरबल को अपनी तरफ में अव्वल पाया और वे भी उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बादशाह अकबर से कहा, मेरे मित्र, मैं आपके प्रिय मंत्री बीरबल की चतुराई और अक्लमंदी से बड़ा प्रभावित हूं। वह बहुत ऊंचे पद के दावेदार हैं। बादशाह अकबर बीरबल की तारीफ करते हुए बोले, बेशक बीरबल के कारण मुझे सभी मामलों की बहुत अधिक चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वह हर मामले को बहुत कुशलता पर संभाल लेते हैं। ईरान के बादशाह के एक दरबारी को बीरबल से बहुत जलन होने लगी कि बीरबल उनके बादशाह के भी प्रिय बन गए हैं। उसने सोचा कि क्यों न बीरबल के सामने एक चुनौती रखी जाए और उन्हें ईरान के बादशाह एवं अपने बादशाह अकबर के आगे नीचा दिखाया जाए। ऐसी स्थिति में उनका मान सम्मान धूमिल हो जाएगा। फिर ईरान के दरबारी ने बीरबल को तेज स्वर में पुकारा ताकि सारे दरबारी सुन सके। फिर वह बोला, बीरबल जी, आपको अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत घमंड है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी दी गई चुनौती को कबूल करें और उसे पूरा करके दिखाएं। बीरबल ने कहा, जी, आप अपनी चुनौती बताएं। दरबारी बोला, आप 100 आसान प्रश्नों के उत्तर देना चाहेंगे या एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे? बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, आप मुझ पर एक कठिन प्रश्न पूछें। दरबारी ने कहा, यह बताइए, दुनिया में पहले मुर्गी का बच्चा आया या अंडा? बीरबल तुरंत बोले, दुनिया में पहले मुर्गी का बच्चा आया। ईरान का दरबारी बोला, बीरबल राजा, आपको अपनी यह बात साबित करनी होगी। आप कैसे कह सकते हैं कि दुनिया में पहले मुर्गी का बच्चा आया? बीरबल बोले, मेरे दोस्त, शायद आप भूल रहे हैं कि मुझे केवल एक ही कठिन प्रश्न का उत्तर देना था और अगर आप दूसरी बात पूछते हैं तो वह दूसरा सवाल हो जाएगा।
मैंने केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देने की हामी भरी थी। ईरान का दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गया। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। ईरान के बादशाह ने हंसते हुए बीरबल की पीठ थपथपाई और उन्हें सोने की मोहरें इनाम में दी। इसके बाद बादशाह अकबर और बीरबल ने ईरान के बादशाह से विदा ली। विदाई के समय ईरान के बादशाह ने बीरबल से पूछा, अब वापस जा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने बादशाह और मेरी तुलना किस प्रकार करेंगे? बीरबल बोले, जहांपना, आप चंद्रमा के समान हैं, परंतु हमारे बादशाह चौथ के चांद की तरह है। बीरबल का जवाब सुनकर ईरान के बादशाह को बहुत अच्छा लगा, जबकि बादशाह अकबर मन ही मन बहुत नाराज हुए। उन्होंने रास्ते में कहा, बीरबल, मैं हमेशा यह सोचता था कि तुम मेरे वफादार हो, परंतु मेरी सोच गलत निकली। तुमने ईरान के बादशाह को वह जवाब देकर मेरा अपमान किया है। तुम्हें वे मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर और अच्छे लगे। बीरबल गंभीर स्वर में बोले, जहांपना, मेरी बात में छिपा अर्थ आपकी समझ में नहीं आया। मैं आपको समझाता हूँ। पूर्ण चंद्र तो हर दिन के साथ घटता चला जाता है, परंतु चौथ का चांद दिनों दिन बढ़ता रहता है। जहांपना, आपका सितारा लगातार बुलंद होगा। आप उनसे हर मायने में बेहतर है। अपने प्रिय मंत्री बीरबल के मुख से उसकी कही बात का अर्थ जानकर बादशाह अकबर बहुत खुश